एवरीवन, दिस इज़ पुरु जनुथ्रिया। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी बाई पुरु। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अपन क्या है कि लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और जो जो इंपॉर्टेंट होंगे उस चीज़ को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा नॉर्मली पढ़ के आगे चलते जाएंगे। ओके, हमारे चारों ओर की वस्तुएँ। हमने देखा कि हमारे भोजन अथवा वस्त्रों में बहुत विविधता होती है, बहुत ज़्यादा विविधता होती है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ी, साइकिल, खाने पकाने, बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य वस्तुएं, बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग, गुण भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। हम अपने चारों तरफ बहुत सारी वस्तु देखते हैं, बर्तन, पुस्तक, वस्त्र, खिलौने, साइकिल, बैलगाड़ी। तो इनकी सबकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, सबके गुण अलग अलग होते हैं, सबके कलर अलग अलग होते हैं ना। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। ठीक है, हमारी सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद हो सकती हैं, जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल, कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे, घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए कि हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है। तो सेब वगैरह हो गया, ठीक है, और अनार वगैरह हो गया, तो ये गोल हो गए जिन्हें खाया जा सकता है। तब हम इसकी सूची में उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हमने अध्याय 1 की सारणियों 1.1, 1.2, 1.3 में सूचीबद्ध किया। इसका मतलब ये है कि अगर हम खाने की वस्तुओं की सूची बना रहे हैं तो हम अलग से बना सकते हैं। इस खाने की सूची में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, केला, आम, अमरूद, सेब, पाइनएप्पल, XYZ, जो भी बहुत सारी खाने की चीज़ें। ठीक है, तो अलग से सूचीबद्ध करना हुआ, गोल चीज़ों को सूचीबद्ध करना हुआ तो अपने जैसे कि शुरू में दिखाया, ये गेंद वगैरह हो गई, रबड़ की गेंद, फुटबॉल की गेंद, कंचे वगैरह। ठीक है, इसमें सेब, अनार वगैरह ये सब गोल है, खाने की नहीं है। ये रबड़ गेंद वगैरह ये खेलने की। ठीक है, ये सब है। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं समूह में भी सम्मिलित हों। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सेब, अनार वगैरह ये गोल वाली सूची में भी शामिल हो गए और ये खाने वाली में भी हो गई। ठीक है, इस तरीके से और कई भी जो है। मान लीजिए हम प्लास्टिक की वस्तुओं की सूची बनाएं। ठीक है, तो इसमें क्या, बाल्टी, लंच बॉक्स, खिलौने वगैरह ये सब जो है हो गए इसके। ठीक है, उपयुक्त उदाहरणों में से हमने वस्तुओं के समूहों में उनकी आकृति में जिस पदार्थ से बने हैं के आधार पर बांटा है। ठीक है, हमने क्या क्या आकृति के आधार पर बांटा है, जिससे वो बने उसके आधार पर बांटा है। खाने योग्य हैं, खाने योग्य नहीं है, किस चीज़ से बने, प्लास्टिक से बने हैं या फिर उनकी शेप क्या है। ठीक है, यही सब। अपने चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। बिल्कुल सही बात है, कई सारे पदार्थों से या फिर सिंगल से भी बनी हो सकती है। ये पदार्थ कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रोई, कागज़, पंख एक्सेट्रा ये सो है हो सकते हैं। ठीक है, अभी अपन ये देखते हैं। आइए अब हम अपने चारों ओर जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्रित करें। ठीक है, ये क्रियाकलाप हैं, ये चौक वगैरह ये सब जो है इतने एकत्रित करनी है। और ये सब इकट्ठे किए, बैट, बल्ला, बेल्ट वगैरह, जो भी एक्सप्रेशन, माचिस की डिब्बी, नमक, आलू वगैरह। बहुत सारी ऐसी वस्तु भी हो सकते हैं जिन्हें हम रूम में नहीं ला सकते, जैसे कच्चे के कमरे में नहीं ला सकते। उदाहरण के दीवार हो गई, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर, सड़क। लेकिन इनकी लिस्ट तो बना ही सकते हैं ना। ठीक है, इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज़ अथवा लकड़ी से बनी है। ठीक है, कागज़ से जो बनी है उन्हें अलग कीजिए, लकड़ी से जो बनी है उन्हें अलग कीजिए। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 समूह में बांट सकते हैं। ठीक है, ये एक समूह के बारे में बता रहे हैं, किस तरीके से आप जो आइडेंटिफाई करेंगे किससे किन किन ग्रुप में रखोगे। ठीक है, इनमें से एक समूह की सभी वस्तुएं कागज़ अथवा लकड़ी से बनी है। ठीक है, दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी है। इस प्रकार हम खाने पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। ठीक है, कि इनमें से कौन सी वस्तुएं खाने के में यूज आती हैं, खाने में नहीं यूज आती हैं। ठीक है, आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी 4.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्रित करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हो सकता है, ये उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षकों, अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। प्लेट हो गई, थाली। ठीक है, ये लोहे की बनी हो सकती है, कांच की बनी हो सकती है, प्लास्टिक की बनी हो सकती है या फिर किसी और की। पेन प्लास्टिक का, धातु का बना हो सकता है। ऐसी कई सारी वस्तु होती है अलग अलग जो किसी अलग अलग चीज़ से बनी हो सकती है। बूझो यह जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की, जैसे प्लास्टिक से बहुत कुछ बनता है, पेन, प्लेट, बाल्टी, मग एक्सेट्रा। ठीक है, कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1.1 में जोड़ सकते हैं।
अब प्रयास करके अपनी जानकारी के दैनिक उपयोग में की जाने वाली वस्तुओं, ये सूची वगैरह बनानी है, ठीक है। हम क्या क्या यूज करें, लकड़ी की क्या है, कुर्सी मेज़ हल बैलगाड़ी एक्सेट्रा पहिए वगैरह, ठीक है। कागज़ की पुस्तक है, नोटबुक समाचार पत्र खिलौने कैलेंडर, चमड़े के जूते वगैरह हो गए, बेल्ट वगैरह हो गए, ठीक है। प्लास्टिक के मग वगैरह, ठीक है, मग बाल्टी वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है। रोई वगैरह हम रज़ाई वगैरह में अपने पिलो वगैरह में भी यूज करते हैं रोई को, ठीक है। ऐसी वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती हैं, तो ऐसा भी प्रतीत होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जा सकता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है। पदार्थों के गुण, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता। भाई जाहिर सी बात है, गिलास जो है मेटल का ही बनेगा। अगर कपड़े का बनाएंगे तो उसमें लिक्विड डालेंगे तो छन के निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है अपन मेटल का, कांच का या फिर ऐसी वस्तु का बनाते हैं जिससे कि द्रव आर पार नहीं हो सके। अध्याय 3 में कपड़ों के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं, ठीक है। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएंगे तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे हमने उसमें द्रव डाला वो बह के निकल गया, आर पार हो जाएगा, ठीक है। तो गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु ऐसी कई अन्य पदार्थों की ज़रूरत होती है जो जल को रोक सके। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल भाई, कागज़ का उपयोग करेंगे तो खाना पकाने के लिए तो जैसे गैस पर का कागज़ जल जाएगा तो उसमें जो भी सामान है वो बह के भाग जाएगा या फैल जाएगा, ठीक है। तो ये कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं है। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। बिल्कुल, अगर हमें कोई पदार्थ बनाना है या कोई वस्तु बनानी तो उसके क्या करना, उस पदार्थ के गुण, जैसे हमें कोई बर्तन बनाना तो उस बर्तन किससे बनाना है तो उस पदार्थ के गुण को पता होना चाहिए। हम कागज़ से नहीं बना सकते, ठीक है, कपड़े से नहीं बना सकते, हम एक मेटल, प्लास्टिक, कांच वगैरह इनसे बनाएंगे, ठीक है। और हम उसे उसके अंदर क्या उपयोग में लेंगे, ठीक है, इन दोनों का ध्यान रखते हुए हम उस चीज़ को बनाना है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है, ठीक है। पदार्थ के ऐसे कई सारे गुण हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। दिखावट, पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, गिलास, कटोरी, चम्मच, भगोनी वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। बिल्कुल हाँ, लोहा तांबे अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे और एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती, क्योंकि तीनों मेटालिक होते हैं। तांबा हुआ, एल्युमिनियम हुआ, लोहा हुआ, तीनों मेटालिक है, ठीक है। तीनों में तन्यता का गुण पाया जाता है, ठीक है। तीनों जो है आघातवर्धनीय होते हैं, ठीक है। और तीनों से बर्तन वगैरह बनाए जा सकते हैं, ठीक है। यही सब इनके कैरेक्टर्स हैं, तो काफ़ी भिन्न समानता है इनमें, और लकड़ी के संग ये सब केस नहीं है, ठीक है। विभिन्न पदार्थ, गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की सीट तथा चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित कीजिए से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है। बिल्कुल, तांबे का तार हुआ ये चमकीला दिखाई पड़ेगा, एल्युमिनियम की सीट हुई, ठीक है, ये चमकीला। चौक के छोटे छोटे टुकड़े नहीं पड़ेंगे, गत्ता, लकड़ी ये चमकीले दिखाई नहीं देंगे। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया, क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं। इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। भाई एक्चुअली क्या होता है, जैसे लोहा हुआ, ठीक है, लोहा चमकीला नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि उस पर जंग वगैरह लग गई है, फिर ऐसे ही पड़ा है तो थोड़ा सा रफ टाइप का होगा। लेकिन जब उसे ताज़ा काटेंगे तो उसकी जो किनोरी है, जो कटा हुआ जो भाग है, वो एकदम चमकीला दिखाई देगा। तो वो भी हमें चमकीले वो उसमें अरेंज करना है, ठीक है। क्या आप इन पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक या धुती देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, ये चमक या धुती, ठीक है। जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं करिए, ठीक है। द्युतिवान तथा द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। जो चमकदार हैं, जो मेटलिक होते हैं वो चमकदार होते हैं, जो मेटल वाले नहीं होते वो चमकदार नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनकी सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़ कर देख सकते हैं कि वे चमकदार हैं अथवा नहीं। भाई रेगमाल से रगड़ के भी पता लगाया जा सकता है। अगर ऊपर जैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन वगैरह करके, जैसे लोहा हुआ, रिएक्शन वगैरह करके क्या होगा, ब्लैकिश टाइप का पड़ गया, ठीक है, जंग वगैरह लग गई, तो उसे रेगमाल से साफ करें तो वो चमकीला निकलेगा अंदर से, ठीक है। ऑक्सीजन वगैरह और जो लेयर बनती है ऊपर वो हट जाएगी, ठीक है।
पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धुति होती है या चमकदार होते हैं वे धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना धातुओं के अन्य उदाहरण। ठीक है, कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और धुतिहीन दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु अथवा नमी के अपक्रिया कारण होता है। बिल्कुल सही बात है, अभी अपने डिस्कस किया था। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धुति दिखाई देती है। बिल्कुल सही बात है, हमने रिसेंटली काटा या रेगमाल से रगड़ा तो हमें धुति दिखाई दे देगी अगर उनमें होगी तो। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें या देखें कि उनमें धुति है अथवा नहीं है। ठीक है, ये हो गई। कठोरता, जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना या संपीड़ित करना मतलब दबाना, प्रेस करना। ठीक है, कठिन होता है। ठीक है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, बिल्कुल, जो कम हार्ड होते हैं। लकड़ी हुई उसको भी हम खींच सकते हैं क्योंकि कम हार्ड होती है कंपेरेटिवली मेटल, लाइक एल्यूमिनियम के अपेक्षा कम हार्ड होती है लकड़ी। ठीक है, पत्थर का टुकड़ा ये हार्ड होता है। ठीक है, कील हो गई। ठीक है, ये मोमबत्ती, चौक ये सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, मोमबत्ती हो गई, चौक हो गई, या फिर कोई भी पदार्थ। तो इनमें से कुछ को खरोंचा जा सकता है, कुछ को खरोंचा नहीं जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं। कोमल पदार्थ कौन सा हो गया? मोम हो गया, चौक हो गया। ठीक है, ये कोमल पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता, जैसे पत्थर को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, एल्यूमिनियम को नहीं किया जा सकता। ठीक है, और किसी भी ठोस वस्तु, कई सारी ऐसी ठोस वस्तुएं हैं जिन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, तो वो कठोर पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज जो है वो कोमल है। ठीक है, रुई या स्पंज हो गई। स्पंज एक्चुअली क्या कहा, आपने कभी भी बैंक वगैरह गए होंगे तो नोटों की गड्डी गिनते टाइम वो स्पंज में बार बार अपनी उंगली भिगोते हैं। ठीक है, जिससे कि कोई भी नोट वगैरह छूटे ना। ठीक है, तो स्पंज होता है वो। और रुई वगैरह तो कोमल होती है जबकि लकड़ी कठोर होती है। ठीक है, दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धुति, चमक वगैरह। ठीक है, कठोरता, हार्डनेस, रुच, खुरदरा अथवा चिकना। क्या आप इन गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, विलेय तथा अविलेय। ठीक है, कुछ ठोस पदार्थों जैसे कि चीनी, नमक, चौक पाउडर, बालू तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्रित कीजिए। ठीक है, इनके नमूने एकत्रित कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। ठीक है, 5 गिलास में इन सब चीज़ों को डालिए, 5 को, चीनी अलग, नमक अलग, चौक पाउडर अलग, बालू अलग, लकड़ी का बुरादा अलग। ठीक है, प्रत्येक गिलास में लगभग 2/3 भाग में जल भरो। ठीक है, पहले गिलास में जो अपन ने बताया जैसे कि चम्मच से चीनी भरनी है, एक में नमक। ठीक है, अन्य पदार्थ वगैरह यही सब 5। ठीक है, प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चम्मच से बिलोड़ित कीजिए, चम्मच से हिलाइए। ठीक है, प्रत्येक जो डाला है, जब लकड़ी का बुरादा डाला तो उसे भी चम्मच से हिलाइए, चीनी डाली उसे भी चम्मच से हिलाइए, नमक, चौक पाउडर, बालू एक्सेट्रा जो भी है ना, धीरे धीरे लाना है आपको। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, आप वेट कीजिए कुछ देर कि अभी क्या होता है। परीक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। भाई चीनी और आपने और जो नमक मिलाया वो तो जो है पानी के साथ घुल गया, वो आपको अलग आइडेंटिफाई नहीं होगा। ठीक है, पानी और चीनी जो है मिक्स हो गए तो वो आपको अलग आइडेंटिफाई नहीं होंगे। लेकिन बालू हुई, चौक पाउडर हुआ और लकड़ी का बुरादा ये क्लियरली विजिबल रहेंगे। ठीक है, ये मिक्स नहीं होंगे वाटर के साथ। ठीक है, ये दिखा रखा है क्या लुप्त होता है क्या नहीं। ठीक है, ये रहा। विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित करना, तो नमक जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है, चीनी भी, बालू नहीं होती, चौक पाउडर नहीं, लकड़ी का बुरादा नहीं, एक्सेट्रा। ठीक है, कहेंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए, बिल्कुल, जैसे नमक, चीनी वगैरह ये जल में पूर्णतः लुप्त हो गए अर्थात घुल गए, विलीन हो गए। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ये पदार्थ जल में विलेय हैं। ये पदार्थ जो हैं जल में विलेय हैं, चीनी हुआ, नमक हुआ, ये जल में पूरी तरह विलेय हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते, बिल्कुल, वो कण के रूप में ही रहते हैं। ठीक है, मिश्रित नहीं होते हैं, तो काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते, ये पदार्थ अविलेय कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो जल में पूरी तरह से, जल या फिर किसी भी विलायक में पूरी तरह से विलुप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, तो वो विलेय कहलाते हैं। और अगर वो पूरी तरह से विलीन नहीं होते हैं तो वो अविलेय कहलाते हैं।
ठीक है। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकार्यों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि वाटर क्या करता है कि बहुत सारे पदार्थों को विलीन कर सकता है अपने आप में, ठीक है। इसलिए हमारी बॉडी में वाटर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो हमारी बॉडी के लिए जो वाटर है, ठीक है। क्या द्रव भी जल में विलीन होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं, ठीक है। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल तथा नारियल का तेल और मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्रित कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए, जैसे दूध वगैरह मिला दिया तो मिक्स हो जाएगा। इसे भली भांति बिलोड़ित कीजिए, ठीक है। 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो गया। डिपेंड करता है कि वो जो द्रव है वो क्या है, ठीक है। अब जैसे कि नींबू का रस हुआ, सिरका हुआ, मिक्स हो जाएंगे। सरसों का तेल हुआ, नहीं होगा। नारियल ऑयल, ठीक है। ये मिट्टी का तेल वगैरह ये ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। ये डेंसिटी कम होती है तो ये ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। ये देखा कुछ द्रव जल में भलीभांति मिश्रित हो जाते हैं जबकि कुछ नहीं। ये तो बिल्कुल मिक्स हो गया, ये बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। ऊपर लेयर आ गई, डेंसिटी कम होती है तो ऊपर आ जाते हैं ऑयल वगैरह मोस्टली, ठीक है। जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। ये जनरल कुछ नहीं, बच्चों के लिए, ठीक है। हम ये देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते, कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। ऑयल वगैरह के साथ मोस्टली यही होता है कि वो मिक्स नहीं होते हैं, थोड़ी देर को आप छोड़ोगे तो ऊपर परत बन जाएगी उसकी, ठीक है। कुछ सामान्य द्रवों की जल में विलीयता। सिरका भलीभांति मिश्रित होता है, नींबू का रस ठीक है होता है, सरसों का तेल नहीं होता, नारियल का नहीं, कैरोसिन नहीं, ये अलग परत बना लेते हैं। ऑयल जितने भी उनकी डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। बूझो यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में इन द्रवों का उपयोग किया था, क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भलीभांति मिश्रित हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे आप केमिस्ट्री के अंदर अगर आप अगली बड़ी कक्षा में पढ़ोगे, केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे जो द्रव हैं जो वाटर में जो कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होते, वो ईथर हुआ, अल्कोहल हुआ, ऐसे कई सारे बेंजीन वगैरह, ब्लैक वगैरह में कई सारे में जो है ये विलय होते हैं, ठीक है, भलीभांति मिश्रित हो जाते हैं। पहले ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैसें भी जल में विलीन होती हैं? बिल्कुल, गैसें भी जल में विलीन होती हैं, ठीक है। कुछ गैसें जल में विलय होती हैं, ठीक है, जबकि अन्य नहीं होती, ठीक है। जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं, भाई उनकी संतृप्त अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि कितनी उसकी सेचुरेशन पावर है। आप उसके हिसाब से क्या है कि उसमें जल को घोलते जाइए और उसमें गैस को मिलाते जाइए, ठीक है, सेचुरेशन पावर के बेसिस पर, ठीक है। जब उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाएगी, नहीं उससे ज़्यादा वो नहीं एब्जॉर्ब कर सकता, नहीं विलीन कर सकता, तो वहीं जो है रुक जाएगा, वो उससे आगे विलीन नहीं होगा। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस, बिल्कुल जल में रहने वाले जंतु और पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। भाई पानी में विलीन होती है ऑक्सीजन गैस, और यही ऑक्सीजन गैस जो होती है वो जलीय जीव वगैरह जो होते हैं या और भी जो जन्य जीव होते हैं, जन जीव वगैरह होते हैं, पादप वगैरह जितने भी होते हैं उन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, मोस्टली जलीय जीवों के लिए, ठीक है। पानी के अंदर रह रहे हैं जीव तो उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन जो है वाटर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं वो लोग, ठीक है। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं, बिल्कुल, आर्किमिडीज की थ्योरी बोलती है इस बात को, ठीक है। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं, ठीक है। जल में अविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं, बिल्कुल, वो नीचे बैठ जाते हैं जो ठोस होते हैं वो, ठीक है। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा, बिल्कुल सही बात है, लेयर वगैरह बन जाती हैं, ठीक है। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते हैं, ठीक है। जो हल्के होते हैं, जिनकी डेंसिटी कम होती है, वो ऊपर तैरने लगते हैं। अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए, ठीक है। जो हैवी होते हैं, मेटलिक होते हैं, वो नीचे डूब जाते हैं, ठीक है। क्या ये सही नहीं है? बिल्कुल सही है। हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं, ठीक है। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियाँ, भाई तैरती रहेंगी सूखी पत्तियाँ, वो तो डूबने से नहीं। वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं वो नीचे चला जाता है। शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होगा, ठीक है। तो ये ऊपर ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये जैसे पत्तियाँ वगैरह हो गए, ठीक है, सूखी लकड़ी का टुकड़ा वगैरह हो गए, ये क्या ऊपर जल में तैर रहे हैं जिनकी डेंसिटी कम है, ठीक है। और ये जो है सिक्का वगैरह हो गया, चाबी वगैरह होगी, कीज़ वगैरह, और ये जो है वो नीचे तली में चली गई हैं ठोस होने के कारण, ठीक है। वो जो ये जानना चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले
तो जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दें। ठीक है, अन्य द्रव जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं, वो डूब जाएंगे। ठीक है, क्योंकि तेल की ऑलरेडी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे? ठीक है, सेम प्रोसीजर का परीक्षण करना होता है। और ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं पारदर्शिता। आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा, बिल्कुल। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहाँ आप खेलते समय छुपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दे। ठीक है, कोई भी ठोस मटेरियल हो गया, वॉल हो गई, अलमीरा हो गई या कुछ भी हो गया, आप उसके पीछे छुपना चाहेंगे। ठीक है, जिससे कि आप किसी दूसरे को ना देखें। ठीक है, आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने इसलिए चुना क्योंकि बीच में क्या एक दीवार आड़ आ रही है या कोई ऐसी सरफेस आ रही है जो अपने से चीज़ों को पार नहीं होने दे रही, अपने से प्रकाश को पार नहीं होने दे रही, जिससे कि हम दिखाई ना दे। ठीक है, क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि शीशे से क्या प्रकाश आर पार हो जाता है, चीज़ें दिखती हैं बिल्कुल क्लियर, तो हम उसके पीछे नहीं छुप सकते, स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे देखकर आपको पता लगा लेगा। बिल्कुल, उन पदार्थों अथवा सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है पारदर्शी कहलाती हैं। बिल्कुल, कांच वगैरह हो गई, ठीक है, पॉलीथीन हो गई, जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन वगैरह हो गई, वाइट कलर की जो आती है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, वही सब ऐसी चीज़ें जिनसे एक दूसरे को आर पार देखा जा सकता है, वो पारदर्शी कहा जाता है, या फिर उनसे वस्तुओं को पार देखा जा सकता है। ठीक है, कांच हो गया, जल हो गया, वायु हो गई, कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हो गए, इन सबसे आर पार देखा जा सकता है। प्राय दुकानदार बिस्किट, मिठाई अथवा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि वो क्या है कि लोगों को दिखाई दे। भाई इसमें चॉकलेट वगैरह रखी है इनमें, तो बच्चे जाएंगे तो बच्चों को दिखाई देगी, नमकीन वगैरह हो गए, फ़ैन, बिस्किट वगैरह, टोस्ट वगैरह। ठीक है, तो बच्चों को दिखाई देंगे तो बच्चे क्या कहेंगे कि पापा मुझे ये दिलाओ, ये दिलाओ। ठीक है, तो वो दिखाई नहीं देगी तो कैसे कहेंगे बच्चे? तो दुकानदारों का ये क्या है, एक सिनेरियो रहता है जिससे कि दिखाई दे। ठीक है, बूझो ये दिखा रहा है, ये अपारदर्शी होगा, ये कम पारदर्शी है, बिल्कुल पारदर्शी आर पार दिख रहा है। ठीक है, हम देख सकते हैं इसके फेस को भी, खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके। हाँ ये ठीक है, ये हो गई। ओके, इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते, इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, जिनसे आर पार नहीं दिखाई देता वो अपारदर्शी होते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या है। बिल्कुल सही बात है, हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें आर पार नहीं दिखाई दे रहा है। लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। ठीक है, क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी समूह में समूहित कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा पारदर्शी कौन सा अपारदर्शी। ठीक है, कागज़ की एक सीट लीजिए, ठीक है, इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। ठीक है, कागज़ की कोई एक सीट लो और कोई बल्ब जल रहा है उसे देखिए। ठीक है, इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज़ की सीट के बीच में 2-3 बूंदें खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज़ के इस भाग से जहाँ तेल फैला हुआ है प्रदीप्त बल्ब को द्वारा ध्यान से देखिए। भाई यहाँ पे क्या है कि धुंधला सा प्रकाश दिखाई देगा, जैसे कि हमने ऑयली, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था शुरू में, जब फैट का अपन वो कर रहे थे तो उस टाइम पे हमने पढ़ा था कि ऑयल पेचेज जो होते हैं उससे प्रकाश जो है वो धुंधला सा अजीब सा आता हुआ दिखाई देता है, मतलब थोड़ा सा ये अपारदर्शी हो गया। बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं है, ऑयल पेचेज वगैरह हो गए, ऑयल डाला इस पर तो ये क्या कि थोड़ा सा दिख रहा है, भाई ऐसा दिख रहा है कि कुछ है पीछे, इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा कुछ है या नहीं, लेकिन इसमें क्या पूरा दिख रहा है, ये पारदर्शी हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या देखते हैं? ठीक है, बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए तो क्या है कि थोड़ा सा हमें प्रकाश आता दिखाई देगा। क्या आप यह पाते हैं कि बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? बिल्कुल सही बात है, पहले बिल्कुल नहीं दिख रहा था, अभी थोड़ा सा क्लियर है। परंतु क्या आप इस चिकने कागज़ से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? बिल्कुल नहीं, बस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ कुछ ऐसा है इधर, बट नहीं, क्लियरली नहीं देख सकते। ठीक है, कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, पारभासी कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे वस्तुओं को देख तो सकते हैं, अंदाज़ लगा सकते हैं कि हाँ कुछ ऐसा है, लेकिन एकदम क्लियरली नहीं दिखाई देते, तो वो क्या है, पारभासी कहलाते हैं। ठीक है, पारदर्शी जिनसे आर पार देखा जा सकता है, अपारदर्शी बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, पारभासी जिनसे देखा जा सकता है लेकिन क्लियरली नहीं देखा जा सकता। ठीक है, कागज़ पर लगे उस तेलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों को बसा के लिए परीक्षण करने में, हाँ मैंने बताया था जैसे कि हमने बसा के परीक्षण के लिए किया था, वह भी पारभासी ही था। ठीक है, क्या आप पारभासी पदार्थों कुछ और उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हैं? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी, ठीक है, ये वाला भी है, पारभासी के एग्जाम्पल्स हो गए टॉर्च वगैरह से अपन जब देखते हैं। ठीक है, पारभासी,
पारदर्शी और अपारदर्शी हो गया। पहले किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है, पहेली सॉरी। ठीक है, तो आप जब ऐसे ढकोगे तो टॉर्च का स्विच ऑन करो तो हथेली के दूसरी तरफ हमें क्या रेड रेड कर का सा ऐसा करके दिखाई देता है। ठीक है, वह यह जानना चाहती कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी अथवा पारभासी है। ठीक है, कि टॉर्च का प्रकाश आपकी हथेली से गुजरता है। हाँ, गुजरता तो है, बहुत कम गुजरता है बट ठीक है। हमने यह सीख लिया कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट है, बिल्कुल सही बात है, तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के, भाई कोई जल में मिश्रित होगा, कोई द्रव में, कोई किस मात्रा में हो रहा है, सैचुरेशन पर डिपेंड कर रहा है, ऐसे कई सारे रीजन्स हैं। वे जल में तैर भी सकते हैं और डूब भी सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी कम हुई विलायक की तो डूब जाएंगे, और विलायक की डेंसिटी ज़्यादा हुई तो वो तैरेंगे। ठीक है, अथवा पारदर्शी हो सकते हैं, अपारदर्शी हो सकते हैं, पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जाता है। बिल्कुल भाई, समान है तो उन्हें एक ग्रुप में रखा जाएगा और असमान है तो उन्हें अलग अलग ग्रुप में रखा जाएगा। ठीक है, हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमें पदार्थों को समूह में रखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है क्योंकि हम चीज़ों को आसान कर सकें। ठीक है, बिखरी हुई चीज़ की अपेक्षा एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जो होता है वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, दैनिक जीवन में हम यह प्राय पदार्थों का समूह अपनी सुविधा के लिए करते हैं, बिल्कुल सही बात है, सिस्टमिक अरेंजमेंट करते हैं जैसे कि हमें असुविधा ना हो। ठीक है, घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों। बिल्कुल भाई, चाय बनानी है हमें तो चाय बनाने के लिए हमें चाय, चीनी, ठीक है, ये पास में होनी चाहिए। अब ये नहीं कि चाय यहाँ रखी है और चीनी जो बाथरूम में रखी है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, किचन में एक जगह रखी रहती हैं ये। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्राय सभी प्रकार के बिस्किटों को अपनी दुकान के कोने में रखता है। बिल्कुल, किसी ग्राहक ने ऑर्डर किया कि साहब मुझे बिस्किट चाहिए, तो दुकानदार क्या है, सिर्फ उसी कॉर्नर पर जाएगा कि हाँ यहाँ बिस्किट रखे हुए हैं, वो बिस्किट लेके और आ जाएगा। अब वो सभी जगह बिखरा के रखेगा तो फिर उसे दिक्कत होगी कौन से बिस्किट चाहिए, फिर वो सोचेगा यार पार्ले वाले किधर रखे हैं, ब्रिटानिया वाले किधर हैं। ठीक है, तो एक अरेंजमेंट जो होता है, मेडिकल शॉप पे जाओगे तो एक अरेंजमेंट रहता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। ठीक है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, ठीक है, बिल्कुल, और अनाज और दालों का भंडार किसी अन्य स्थान पर, बिल्कुल सही बात है। एक सिस्टमिक अरेंजमेंट होता है कि इस जगह पर ये रखना है। ठीक है, इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक हो जाता है। सही बात है, बिल्कुल। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। अभी अपन सारांश देखते हैं। ठीक है, अभी अपन इसका जी अपन टर्म देख ही लिया था। ठीक है, टर्म का रीड कर लेते, कठोर हो गई। ठीक है, जो स्क्वीज नहीं हो सके, ठीक है, जो दब नहीं सके। एविले, जो किसी विलायक में घुलते नहीं, वो एविले। धुति में, चमकीला पदार्थ, कोई भी पदार्थ वगैरह। ठीक है, ठीक है, और कंपाउंड वगैरह। ठीक है, धातु हो गई। अपारदर्शी हो गया, जो पार नहीं किया जा सकता, जैसे रुच्छ हो गया, खुरदरा हो गया। विलय, जिसमें किसी विलायक में जो पदार्थ घुलता है वो विलय होता है, विलीन हो जाता है। ठीक है, पारभासी, ऑयल पैचेज के द्वारा कागज़ से जो प्रकाश हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, मतलब क्लियरली नहीं दिख रहा, वो पारभासी। पारदर्शी, क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अपन सारांश देख लेते हैं। ये हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कई सारे पदार्थों से मिलकर बनी है। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है अथवा कई सारे पदार्थों से भी बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है भाई। जो प्योर जो होती है वो सिंगल से बनी होती है। ठीक है, अगर कोई सिंगल मटेरियल से बन रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई कंपाउंड है, जैसे वाटर हो गया H2O, तो वो प्योर नहीं, बिल्कुल प्योर है। ठीक है, वो मॉलिक्यूल से बना है, मॉलिक्यूल्स है वो H2O। ठीक है, एटम से बना है वो, हाइड्रोजन एटम अलग, ऑक्सीजन एटम अलग। हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर के जो वाटर का निर्माण करता है। ठीक है, पदार्थ के विभिन्न प्रकार के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, बिल्कुल। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं, बिल्कुल सही बात है, जबकि अन्य नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। कुछ खुरदरे होते हैं, कुछ अन्य चिकने। ठीक है, इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं, कुछ अन्य कोमल लगते हैं, बिल्कुल। कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जबकि कुछ अविलेय होते हैं। भाई चीनी को अपन या चीनी को अपन या नमक को अपन घोलेंगे तो विलेय हो जाएगा। ठीक है, चीनी में अगर मिट्टी घोली तो नहीं विलेय होगी।
कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं, कुछ लकड़ी व धातु अपारदर्शी और कुछ पारभासी होते हैं। ठीक है, पारभासी। पदार्थों को उनकी गुण में समानता और विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है, हमें सुविधा हो जैसे, इसलिए हम अरेंज करते हैं चीज़ों को। ठीक है, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।